नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा के शिक्षा ई अधिवेशन में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। तो एबीपी गंगा के इस खास कार्यक्रम में हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उससे असल में क्या फायदे होने वाले हैं, क्या बदलाव शिक्षा के स्तर में होने वाला है। तमाम गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो बदलाव किया है शिक्षा नीति में उसका दरअसल आपके बच्चों पर, आपके बच्चों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी जुड़े, इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल एंगल भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन अब हम उनसे जुड़ेंगे जो असल में शिक्षा नीति को लागू करवाते हैं, यानी कमर्शियल सेक्टर जो है, हम उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि नई शिक्षा नीति से जमीन पर क्या बदलाव होने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधि अग्रवाल हैं अध्यक्ष टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ ही साथ डॉक्टर सुनील राय हैं हमारे साथ, वाइस चांसलर यूपीईएस। जीडीएस वार्ने चेयरमैन गुरु नानक देव एजुकेशनल सोसाइटी, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संदीप गुप्ता डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विधि जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि वर्तमान परिदृश्य में कैसी शैक्षिक नीतियां होनी चाहिए, जो नए बदलाव हुए हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? नई शिक्षा नीति जो आई है, एनईपी 2020 जो आई है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है नई नीतियाँ जो बनी हैं वो हमारे पारंपरिक एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है, जिससे आगे चल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमेशा उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो मुझे लगता है एनईपी 2020 बहुत अच्छी योजनाएं लेके आया है। बिल्कुल स्वागत तो इसका किया जा रहा है। हालांकि जब ये ज़मीन पर उतरेगी तब देखा जाएगा कि कितनी कारगर साबित होती है। डॉक्टर सुनील राय जी, यही मैं आपसे भी समझना चाहूँगी। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए थी जिससे बच्चों की थिंकिंग पावर बढ़े, उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो बाहर निकल कर सामने आएँ। जो नई शिक्षा नीति देश के सामने अब रखी गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या बदलाव आने वाले समय में महसूस हो सकते हैं? स्वागत करता हूं मैं इस नई शिक्षा नीति का। और मेरे हिसाब से ये जो शिक्षा नीति है, पहली बार इस नीति को हम छात्रों की शिक्षा नीति कह सकते हैं। अब तक की इसके पहले जितनी भी शिक्षा नीतियां आई सब अच्छी नीतियां थी, पर उनके जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर था या ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट पे, क्वालिटी पे जी, छात्रों को केंद्र बिंदु रख बनाया गया है। तो इसका छात्रों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और ये छात्रों को तैयार करेगा आने वाली परिस्थितियों। बिल्कुल, और इससे जो छात्र हैं वो इनोवेटिव भी होंगे और किताबी कीड़े ना बने, यही बात सरकार की तरफ से दोहराई जा रही है। संदीप गुप्ता जी, आप डायरेक्टर हैं दून डिफेंस एकेडमी के, यानी आप देश की ताकत को तैयार करते हैं, आप उन युवाओं को तैयार करते हैं जो देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में ये जो नई शिक्षा नीति है, इसके क्या मायने हैं आपके लिहाज से? कितने बदलाव आप महसूस करेंगे शिक्षा नीति के लागू होने के बाद? देखिए, कोई भी नीति हो, चाहे वो शिक्षा हो, किसी सामाजिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र, बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम एक जैसे पैटर्न पे हमेशा नहीं चल सकते, क्योंकि जब कभी ये शिक्षा नीति पुरानी लागू हुई थी तो उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की परिस्थितियां और है। मैं तो कहूँगा बल्कि हम बहुत ज़्यादा देर हो गया, डिले हो गया इसको लाने के लिए। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैंने 32 साल पहले स्कूल छोड़ा था, आज भी वही ढर्रे पे शिक्षा चल रही है जो कि आउटडेटेड है। अब नई इस शिक्षा नीति के आने से जो स्किल डेवलपमेंट है और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में स्टूडेंट्स को ना सिर्फ उनकी जॉब के लिए बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए काम आएगी। तो ये दिशा में इस दिशा में जो उठाया कदम है सरकार की तरफ से बहुत सही है। और थोड़ा सा बदलाव आने में, थोड़ा चेंजेस आने में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती हैं, वो हर एक चीज़ में आती हैं, तो इससे डरना नहीं चाहिए। और समय के साथ साथ धीरे धीरे सब चीज़ें इसमें भी ठीक हो जाएंगी। और बदलाव, जैसे कि मैंने कहा, समय की डिमांड है, वो बहुत जरूरी और बहुत अच्छा कदम है ये। बिल्कुल। जीडीएस वार्ने भी हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं इसी सवाल का जवाब। जीडीएस वार्ने जी, ये जो नया चेंज आया है, जैसा कि कहा संदीप जी ने कि चेंज बहुत ज़रूरी था, समय की डिमांड भी थी। अब ये जो नया चेंज आ रहा है जिसकी तारीफें की जा रही हैं, हालांकि खामियां भी ज़रूर इसमें निकाली जा रही हैं, ये वक्त के मुताबिक कितना ज़रूरी था?
जी देखिए, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि बच्चे के ऊपर किसी भी विषय को थोपा नहीं जाना चाहिए। बच्चे को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से जिस काम को अच्छे तरीके से वो उसी काम को करे। और इसके लिए आने वाली थोड़ी गुंजाइश दिखाई देती है कि मेरा ये अपना व्यक्तिगत 8वीं तक बच्चे को सामान्य ज्ञान की विषय तक दिया जाना चाहिए और उसके बाद उसके विषय में रुचि है वो उसी विषय को लेके आके अपने विषय को निर्धारित करे तभी वो बच्चा एक अच्छे तरीके से अपने जीवन में सफल हो। और जो नई शिक्षा नीति है ऐसे कई अवसर बच्चों को देने जा रही है जिसमें की इच्छा से अपने विषय चुन सकेंगे और उन विषयों पर ही वो अपने को अधिक केंद्रित कर सकेंगे। इसके साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो जरूर हमें ध्यान रखनी पड़ेगी तो जब तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तब तक आप आते रहे दिखाई दे। बच्चा सही मूल्यांकन का जिस बच्चे ने जितने तो उस तरीके से ही अंक के साथ आज में आ गया कि 60-70% को और जो वो कॉलेज जाता है नॉलेज की सभी विषय का नहीं तो इसलिए मूल्यांकन दृढ़ होना चाहिए बच्चा बनेगी और जब शिक्षा की गुणवत्ता तो स्वाभाविक है कि अच्छे बिल्कुल बच्चे आजाद होंगे और अपनी सोच के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे तो उनका भविष्य सुनहरा होगा ही। लेकिन विधि जी ऐसे में सवाल एक ये भी है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों में बहुआयामी विकास का क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब है अगर हम इस नई शिक्षा नीति से जोड़कर देखें तो? बहुआयामी शिक्षा से हम आज की डेट में स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारी 12वीं तक का एक 10th क्लास तक का एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद 11th-12th में वो अपने को साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन फील्ड से जोड़ लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ आजकल बोलते हैं उसको। और उसके बाद अगर 12th के बाद उसको लगता है कि मेरा साइंस विषय में अब इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया है और मुझे तबला बजाना है या मुझे फाइन आर्ट्स करना है या मुझे म्यूजिशियन बनना है, तो उसके पास कोई भी स्कोप नहीं बचता है क्योंकि वो 11th-12th ऑलरेडी साइंस ले चुका है और उसके सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से उसके पास 6th क्लास के बाद ही ऑप्शन होगा कि वो अपने हिसाब से जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है वो लेके चले, उस फील्ड को आगे बढ़ाए, भले ही वो फाइन आर्ट्स हो, भले ही वो म्यूज़िक हो, भले ही वो ऑर्केस्ट्रा हो, कोई भी फील्ड हो, भले ही वो सोशल वर्क भी क्यों ना हो। आज के समाज में इन सारी ही चीज़ों की उतनी ही महत्ता है जितनी इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, उन सब का ही महत्व है जी। तो इसलिए मुझे लगता है नई शिक्षा प्रणाली से बच्चों को एक नया मार्ग मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभा को पहचानने का नया मौका मिलेगा। बिल्कुल। और वो बचपन से ही उस विषय में काम कर पाएंगे। हाँ, जो बड़े होके बच्चों को समस्या फेस करनी पड़ती है वो शायद ना फेस करनी पड़े और वो खुलकर अपने इंटरेस्ट को जाहिर कर सकें। सुनील जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी तक जो शिक्षा नीति थी हमारे पास और हम जिसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे, हमने भी अपना भविष्य तय किया और बच्चे भी अपना भविष्य तय कर रहे थे, उसमें क्या खामियां थीं, क्या कुछ मुश्किलें आती थीं जिससे अब नई शिक्षा नीति से हम उन खामियों से उबर पाएंगे या उनको दूर कर पाएंगे और आसानी होगी स्टूडेंट्स के लिए? तो शिक्षा नीति से आपका बिल्कुल ये मानना सही है कि हम भी तो उसी शिक्षा नीति से पढ़ करके निकले थे और आज हम भी अपने अपने पदों पर हैं, अपना अपना कार्यभार ठीक से संभाल रहे हैं। ये जो पिछले कुछ सालों में और विशेषकर पिछले कुछ महीनों में जो परिवर्तन आए हैं परिस्थितियों में, अभी परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया है कि किसी भी चीज के लिए आप ये नहीं मान सकते हैं कि ये जो आज जॉब है, ये जॉब कल 6 महीने बाद ये वास्तव में रेलेवेंट रहेगा या नहीं रहेगा। यानी परिस्थितियां निरंतर चेंज होती रहेंगी। तो आज जैसे मैंने अगर कोई चीज सीख ली है तो वो मुझे 10 साल 15 साल मेरे लिए पर्याप्त थी। आज जो बच्चा है वो कोई भी चीज सीखे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक उसके लिए पर्याप्त रहेगी। इसका मतलब इस बच्चे को निरंतर सीखते रहना पड़ेगा। तो जो भी परिस्थिति, तो अभी हमको सिखाना नहीं है, अभी कोई भी नई चीज को कैसे सीखें, अपने आप को हम कैसे तैयार करें कि किसी भी परिस्थिति जो बदलती है उसमें हम अपने आप को ढाल सकें। तो ये शिक्षा नीति में इसमें तवज्जो है, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जिसको कहा जा रहा है। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो पद्धति है
वो एक किसी सब्जेक्ट विशेष में आप उसको महारत दे करके नहीं कर सकते। उसका सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेंसिटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इस टाइप की जो सब्जेक्ट्स जो अभी इसमें नई शिक्षा नीति में जिनको तवज्जो दी गई है, ये एक बहुत अच्छी चीज है जी। तो इससे एक लर्नर फॉर लाइफ जो है वो बच्चा जो तैयार होगा, यही भविष्य को वो झेल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सुनील राय, मैं आगे बढ़ूं लेकिन उससे पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपसे समझना चाहूंगी। जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि नए आयाम होंगे, इनोवेटिव आइडियाज बच्चे अब दे सकेंगे, खुलकर अपना भविष्य जो है वो तय कर सकेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ा बदलाव किया गया है। जो लोग हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, कि वो पीएचडी अब कर सकेंगे बिना एमफिल के भी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही स्वागत वाला ये विषय है। जैसे कि अभी क्या होता था कि अभी एक इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन है, आप एक तरीके से इसको हो गया है। अभी हमारी जितनी बैचलर्स डिग्री हैं शिक्षा नीति में 4 साल की हो गई। ये एक प्रॉब्लम पहले आया करती थी, जो 3 साल की डिग्रियां थी वो बच्चों को फॉरेन में एडमिशन मिलने के लिए उनको 1 साल करना पड़ता था। ठीक इसी प्रकार अभी उन लोगों ने कर दिया है कि 4+1 यानी 4 साल आपका ग्रेजुएशन हुआ तो आपको एमए या एमएससी करने के लिए और 1 साल ही चाहिए। अगर आपका 3 साल की डिग्री हुई है तो आपको 2 साल चाहिए। यानी पहले क्या था कि इंजीनियरिंग वालों को अलग था, दूसरी सिस्टम्स को अलग था। अभी ये नॉर्मलाइज हो गया है। तो इससे क्या हो गया, जैसे जो बच्चा इंग्लैंड में एमएस करके आता था वो 1 साल का होता था, उसको हमारी कंपनीज इंडिया में उसको मानती नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2 साल के थे। तो अब चूंकि इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जो बच्चे बाहर पढ़े, या तो जो बच्चे हमारे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं या बाहर पढ़ करके जो बच्चे यहाँ आना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ये शिक्षा नीति में एक सहूलियत हो गई। बिल्कुल, और ये बेहतर है। जी। और ये पीएचडी का भी जो आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि आपको एमफिल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे विश्व में ये कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बाद आपको पीएचडी करने के लिए अलाउ करना चाहिए। बात पीएचडी की होती है इससे कि आपकी उस विषय में रुचि है, आप उस विषय में अपना क्या अनुसंधान करना चाहते हैं और कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। तो बात कौन सा एग्जाम किया या आपने कितने साल पास करे, इसके ऊपर तवज्जो ना देके अब तवज्जो जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो ये भी शिक्षा नीति से दूरगामी है। असल में इस नई शिक्षा नीति के क्या मायने हैं और देश में इस नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव होने जा रहे हैं, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।